B.Ed BSc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं संसाधन भूगोल की। और संसाधन भूगोल के अंतर्गत अपन संसाधनों का अध्ययन करते हैं। और संसाधन किसे कहा जाता है? धरातल के ऊपरी भाग पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों को, संगठित हो चाहे असंगठित पदार्थ हो, जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के धरातल की बात करें तो अनेक पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और वे पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। आज अपन बात करेंगे मृदा संसाधन, यानी मिट्टी या मृदा संसाधन। मिट्टी किसे कहा जाता है? तो मिट्टी किसे कहा जाता है? भूपृष्ठ, यानी धरातल का ऊपरी भाग पर मिलने वाले भूपृष्ठ पर मिलने वाले संगठित पदार्थ, इसमें असंगठित पदार्थों को भी लिया गया है। यानी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित या संगठित पदार्थों की वह परत जिसका निर्माण मूल चट्टान या हुमस के युग से होता है। मूल चट्टान का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? मूल चट्टान कहलाती है। अर्थात अपन बात करें तो पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पहले आग्नेय चट्टानें थी, और इन आग्नेय चट्टानों में धीरे धीरे अपक्षय की क्रिया होती गई और अपर्दन की क्रिया होती गई। जब अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया हुई, अपक्षय किसे कहा जाता है? अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों के अपने स्थान पे टूटने की क्रिया, क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। और अपर्दन का मतलब क्या होता है? जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से उठकर या बहकर दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। तो ये वाली जो चट्टानें होती हैं वो अपने स्थान से टूट जाती हैं, और टूटने के बाद में ये या तो जल के द्वारा या फिर बाद में वायु के द्वारा एक स्थान से उठकर या बहकर दूसरे स्थान पर जाती है। और जब यही वाले पदार्थ एक स्थान से उठकर या बहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इनमें दो क्रिया होती है। एक अपकर्षण होता है और दूसरा सन्निकर्षण होता है। अर्थात जब ये कंकड़ पत्थर के टुकड़े उस धरातलीय भाग को घिसते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को अपकर्षण कहा जाता है। और लेकिन जब यही टुकड़े आपस में रगड़ खाते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सन्निकर्षण कहा जाता है। तो मूल चट्टान में जब अपकर्षण की क्रिया होती है, सन्निकर्षण की क्रिया होती है, तो बारीक रेत के कणों का निर्माण हो जाता है। जब ये बारीक रेत के कण एक स्थान से उठकर या बहकर कैसे भी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इनके साथ में वनस्पति और जीव जंतुओं के अंश मिल जाते हैं। और जब इनके जो अंश सड़ गल जाते हैं तो उसके कारण से
हुमस की क्रिया होती है। जब ये वाले पदार्थ सड़ने गलने लग जाते हैं तो हुमस की क्रिया होती है और इसी के कारण से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया में 4 तत्व भाग लेते हैं। एक मूल चट्टान, दूसरा वनस्पति, तीसरा जल और चौथा भाग। मूल चट्टान तो कौन सी होगी? वह चट्टान जिसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। और मूल चट्टान में जैसे गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। जैसे अगर मूल चट्टान में लोहे के अंश पाए जाते हैं तो उसके द्वारा या तो लाल मिट्टी का निर्माण होगा या लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। और अगर मूल चट्टान ज्वालामुखी से निकली हुई है तो ज्वालामुखी से निकली हुई होने के कारण से उसके द्वारा किसका निर्माण होगा? या तो काली मिट्टी का निर्माण होगा या फिर बाद में अगर भूरे रंग की मिट्टी है तो भूरे रंग की मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। तो मूल चट्टान वह चट्टान जिसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होगा क्या कहलाती है? मूल चट्टान कहलाती है। दूसरी बात करते हैं वनस्पति। वनस्पति के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति का विकास होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां हुई या जड़ों के अंश हुए या जितने भी पदार्थ हैं जैसे ही मिट्टी में दब जाते हैं और दबने के कारण से वो सड़ने गलने लग जाते हैं और उसी के कारण से किसका निर्माण होगा? मिट्टी का निर्माण। इस मिट्टी में जल का महत्वपूर्ण योगदान होगा क्योंकि मिट्टी में जब तक आर्द्रता नहीं होगी उस मिट्टी पर कर से कार्य नहीं किया जाएगा। तो मिट्टी में आर्द्रता की आवश्यकता होती है और मृदा में क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है जिसके द्वारा पेड़ पौधों की जड़ों को श्वसन क्रिया में सफलता मिलती है। श्वसन क्रिया अब मिट्टी में अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है जिसके कारण से मिट्टी के गठन का विकास होता है, उसकी रंध्रता का विकास होता है, उसकी आर्द्रता का विकास होता है। ये सारे के सारे गुण हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे मृदा परिच्छेदी का। यानी मृदा परिच्छेदिका क्या है? तो मृदा परिच्छेदिका मृदा की ऊपरी परत से लेकर ये वाला जो भाग होगा इससे लेकर नीचे तक के जो पदार्थ होते हैं उनकी उदरवे काट होती है। मृदा परिच्छेदिका मृदा के ऊपरी भाग से लेकर मृदा के नीचे वाले भाग तक की एक उदरवे काट होती है जो कि मिट्टी के क्षैतिज संस्तरों को दर्शाती है। किस प्रकार की मिट्टी के भाग पाए जाते हैं? यानी मृदा परिच्छेदिका मृदा के ऊपरी परत से लेकर नीचे वाले भाग तक के क्षैतिज संस्तर होते हैं और इनको कौन दर्शाती है? मृदा परिच्छेदिका दर्शाती है जिसके द्वारा मिट्टी के रंगों का आभास होता है तथा मृदा के कणों का आधार होता है। अपन अध्ययन करें धरातल के ऊपरी भाग पर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी के कण बारीक होते हैं क्योंकि वो मिट्टी एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर जाती रहती है। अतः इसकी स्थिति का अध्ययन करें
तो इसके कणों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। लेकिन अगर यही मृदा नीचे पाई जाती है तो जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं इसके कणों का आकार क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। जहां पर दो संस्तर एक साथ आ जाते हैं वहां पर परिच्छेदिका का मिलन हो जाता है। और परिच्छेदिका का मिलन किस प्रकार होगा? दोनों के कण आपस में मिले जाते हैं, न तो बारीक होते हैं और न ही छोटे होते हैं। और इस मृदा परिच्छेदिका को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर आता है संस्तर, जिसको ऑर्गेनिक संस्तर भी कहा जाता है। सबसे ऊपरी भाग का अध्ययन करें मृदा परिच्छेदिका में, यानी मृदा के अपन ऊपर से लेके नीचे तक काट रहे हैं, तो मृदा की ऊपरी परत का अध्ययन करें तो ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक संस्तर कहा जाता है। ऑर्गेनिक संस्तर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जैविक अंश पाए जाते हैं। जब मिट्टी में अपक्षय तथा अपवर्तन की क्रिया होती है और मिट्टी के साथ वनस्पति के अंश मिल जाते हैं, ह्यूमस की क्रिया होती है, अर्थात मिट्टी में जैविक अंश मिल गए और जैविक अंश मिलने के कारण से ऊपरी संस्तर को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक संस्तर कहा जाता है। इसमें जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसके साथ में जो कणों का आकार होता है वो भी कैसा होता है? छोटा होता है। ऑर्गेनिक संस्तर जो कि मिट्टी के ऊपरी भाग पर ही पाया जाता है, कणों का आकार छोटा होता है और जैविक अंश क्या पाए जाते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति इसी पर निर्भर होती है और जहां पर मिट्टी में ऑर्गेनिक संस्तर का विकास अधिक होता है वहां की मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण से वहां पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं भी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। अतः जिन क्षेत्रों में कोई नदी बहती है उन क्षेत्रों में अधिकांशतः ऑर्गेनिक परत का विकास अधिक होता है और वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ या काप मिट्टी पाई जाती है और कणों का विकास भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो ये वाला जो ऑर्गेनिक संस्तर है इसमें कणों का आकार तो छोटा होगा और कणों का आकार छोटे होने के साथ में यहां पर वनस्पति भी उग जाती है, यानी पेड़ पौधों का जो उद्भव होता है और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो किस पे निर्भर होती है? ऑर्गेनिक संस्तर पर निर्भर होती है। इसके बाद में आ जाता है ए संस्तर। ए संस्तर की बात करें तो ए संस्तर इसमें कार्बनिक अंश थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बनिक अंश पाए तो जाते हैं लेकिन कार्बनिक अंश ओ संस्तर की अपेक्षा कम मात्रा में पाए जाते हैं और कार्बनिक अंश से कम मात्रा में होने के कारण से ये वाली मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है और इसमें जो कणों का आकार है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ए संस्तर कणों का आकार बड़ा हो जाता है और कणों का आकार बड़ा होने के साथ में जैविक अंशों की मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस संस्तर की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ए फर्स्ट हो गया, ए सेकंड हो गया और ए थर्ड हो गया। ए फर्स्ट की बात करें तो ए फर्स्ट में कणों का आकार ए सेकंड की अपेक्षा कम होगा, कम मोटा होगा और ए थर्ड की बात करें तो इसमें कणों का आकार सबसे क्या पाया जाता है? अधिक मोटा पाया जाता है। इसमें कार्बनिक अंश थोड़े अधिक मात्रा में होंगे, इसमें और भी कम मात्रा में और इसमें क्या हो जाते हैं? सबसे कम मात्रा में हो जाते हैं।
सबसे कम मात्रा में कौन सी भी पाई जाती है? ए थर्ड में पाई जाती है। तो ए संयुक्त जिसको 3 भागों में बांटा जाता है, ए फर्स्ट, ए सेकेंड और ए थर्ड। इनमें कणों का आकार बड़ा हो जाता है, जैविक पदार्थ या कार्बनिक अंश क्या पाए जाते हैं? कम पाए। इसके बाद में आता है बी संयुक्त। बी संयुक्त की बात करें तो ए संयुक्त के नीचे जो कोलाइड युक्त परत पाई जाती है, उस कोलाइड से युक्त परत जिसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? बी संयुक्त कहा जाता है। ए संयुक्त के नीचे कोलाइड से युक्त पाई जाने वाली जो परत है, जिसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, और इसमें जैविक अंश की मात्रा पाई नहीं जाती, क्योंकि यहां आते आते जीव जंतुओं के अंश नहीं पहुंचते। इसमें कोलाइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है, और जैविक अंश नहीं पाए जाते। इसमें कणों का आकार और भी बड़ा हो जाता है। और इसे भी 3 भागों में बांटे जाते हैं, बी फर्स्ट, बी सेकेंड और बी थर्ड। बी फर्स्ट, बी सेकेंड और बी थर्ड 3 भागों में बांटा जाता है। तो ए संयुक्त के नीचे वाले भाग में पाई जाने वाली भूरे रंग से युक्त कोलाइड वाली जो परत होती है, इसे क्या कहा जाता है? बी संयुक्त कहा जाता है। इस बी संयुक्त में जैविक अंशों की मात्रा भी कम पाई जाती है, और जैविक अंशों के साथ में न के बराबर पाई जाती है, पाई नहीं जाती। कणों का आकार और भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और इसके बाद में आता है सी संयुक्त। सी संयुक्त की बात करें तो ये चट्टानों के रूप में ही पाया जाता है, अर्थात इस संयुक्त का अभी विकास ही नहीं हुआ है, और ये सबके सबसे नीचे वाले भाग में पाया जाता है, जहां पर चट्टानें क्या होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है। इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो इस क्षेत्र में जैविक अंश तो बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, और चट्टानें मूल चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। बस केवल उनमें अपक्षय की क्रिया हुई। अपक्षय की क्रिया तो होगी, लेकिन चट्टान वहां से उठकर या बहकर दूसरे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं। अतः 3 भागों में ऑर्गेनिक संयुक्त, ए संयुक्त, बी और सी, जिनमें एक में ऑर्गेनिक जीवांश पाए जाते हैं, अन्य में जीवांश की मात्रा कम होते होते नीचे वाले भाग में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ये थी मृदा परिच्छेदिका। थैंक यू।